3 कंडीशंस के साथ 43 शराइत के साथ, और अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। कहा जाता है कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा जो हैं अमीन गंडापुर वो माफ़ी मांगे 8 सितंबर के जलसे में जो कुछ उन्होंने कहा। जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास काठिया की ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर्स लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें पुलिस की जानिब से भिजवाई गई रिपोर्ट का जायज़ा भी लिया गया। अब इजलास में PTI को जलसे की इजाज़त देने या ना देने के हवाले से तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। अदालती अहकामात के मुताबिक 5 बजे तक PTI की दरख्वास्त पर फैसला दिया जाएगा। अब 5 बजे का भी मेरा ख्याल टाइम ओवर हो गया। आई होप सो। जनाब जलील रहमान साहब मेरे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आवाज़ नहीं अब आ रही। जैसे शाम 5 बजे तक का दिया गया है और 3 घंटे में कोई सियासी पार्टी क्या जलसा करेगी? 3 घंटे में तो वो वार्म अप होते हैं। और मैं वो बता रहा था कि ये जो सुबाइयत का प्रचार सबसे पहले किसी पाकिस्तानी सियासतदान ने किया तो उसका क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब को जाता है। उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब बनाया, फिर ये रीत चल निकली, उसके बाद फिर मेहरान बैंक आया, फिर सिंध बैंक आया, फिर KPK वालों ने भी अपना बैंक बनाया। और ये जो माफी की बात की गई है ये तो पॉइंट ऑफ स्कोरिंग होती है। सियासी टेम्परेचर जब हाई होता है तो जब सियासी कायदीन जलसागाह में आते हैं तो जोश खताबत में कुछ ना कुछ कह जाते हैं। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब ये बरमला कहते थे कि पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी को मैं पब्लिकली मैं ये क्या जी मीनार पाकिस्तान में फांसी दूंगा। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, उनके बारे में बेहद नाजेबा जुबान इख्तियार की गई। और उन जब जनरल इलेक्शन आया तो एक हवाई जहाज के जरिए से फिजा में से वो जो पम्फलेट गिराए गए वो भी बड़े यानी कि इखलाक उसकी इजाजत नहीं देता, उसमें जो कुछ तहरीर था। तो ये कहना जी कि अली अमीर गंडापुर साहब ने जो जो कुछ किया है वो कुछ ओवर एक्ट किया है, ऐसी कोई बात नहीं। उससे ज्यादा संगीन किस्म की जो बातें हैं वो अक्सर सियासतदानों ने की हैं। खान अब्दुल वली खान साहब जब जिंदा थे वो भी जोश खताबत में बहुत कुछ कह जाते थे। वो कहते थे कि जी कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ये सारा अफगानिस्तान में शामिल होना चाहिए। और वो कहते थे कि जो गफ्फार खान साहब थे वो भी कोई पाकिस्तान के बारे में इतना कोई खास लगाव नहीं रखते थे, उन्होंने भी बड़ी तल्ख बातें की हैं। तो ये तो सारे सियासतदान करते रहे। इसी तरह ये सिंध में एक सियासतदान है वो भी जो इकबाल हैदर साहब हैं और उसके बाद MPM वाले हैं। आप MPM की जुबान भूल गई हैं कि वो क्या कुछ कहते रहे हैं आर्मी के बारे में, वो क्या कुछ कहते रहे हैं। आर्मी अब ये कहना जी कि अली अमीर गंडापुर ने या इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की फौज को टारगेट किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके टारगेट करने से या वो जो तनकीद करते हैं उससे कहीं ज्यादा जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मौजूदा अरकान कौमी असम्बली हैं या सेनेटर्स हैं उन्होंने तो पाकिस्तान के फौज के जवानों को पकड़ के ड्रिल मशीनों से उनके घुटनों में सुराख किए हैं, उनको गोलियां मार के वहां पे हिलाक किया है, शहीद किया है। तो ये तो देखें इसमें तो सारे सियासतदान इस हमाम में नंगे हैं। कोई ऐसा नहीं जिसने फौज के ऊपर तनकीद ना की हो या जिसने हुकूमत पे तनकीद ना की हो। तो मैं नहीं समझता कि ये जो 43 पॉइंट या 50 पॉइंट वो बना के बैठे हैं ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की हद तक है। वो शायद इससे कोई सियासी फायदा लेना चाह रहे होंगे, लेकिन अगर जहां तक अमली तौर पे हकीकत का ताल्लुक है तो सारे सियासतदान माजी में और मुस्तकबिल करीब में ऐसी बातें कहते रहे हैं जिनकी इखलाकियात उसकी इजाजत नहीं देता। और बाज का तो उन्होंने ऐसी बातें की हैं जैसे अदलिया की आज़ादी के ऊपर और जजों के ऊपर
इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे और जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, इसी तरह ये बाकी जो जज साहबान हैं उनको तो पर्सनली फिर टारगेट किया गया। तो या तो इस रवायत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए कि कोई किसी को सर आप दूर क्यों जाते हैं, मैं और किसी और की बात ही नहीं करती। उस इदारे के जो आपके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर में खड़े होकर कहा इस फ़ौज की जो बेइज्जती की थी, उन्होंने कहा था ये फ़ौज आज तक कोई एक जंग तो जीत ना सकी। और मुझे बड़ी हैरत है कि आपने उन्हें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी लगाया हुआ है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी जो उन्होंने ये बात कही थी। बहरहाल जब फ़ौज के बारे में बात होती है तो हमारे बाज़ औक़ात लिसनर्स हमें मेरे पास नंबर्स भी हैं जो ये कहते हैं कि अपने पेट से कपड़ा उठा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अगर बाज़ चीज़ों का जवाब दिया जाता है। हमारा कल का प्रोग्राम जनाब तनवीर सुल्तान साहब के साथ परसों का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था, जिसमें फ़ौज के बारे नहीं। मेरे पास एक किताब है जिसको मैंने ख़ुद पढ़ना शुरू किया है, बिट्रेयल ऑफ अनदर काइंड, बिट्रेयल ऑफ अनदर काइंड। ये किताब जो है ये है अबाउट इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द आर्मी इन पाकिस्तान। किसी एमए बंदे भी ने लिखी भी एक फ़ौज के जनरल ने, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अली चिश्ती रिटायर्ड, उन्होंने इस किताब को लिखा है। और इसका पहला जो टॉपिक है चैप्टर 1 दैट प्लेइंग वॉर गेम, दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक। फिर उसके बाद आता है भुट्टो ज़िया एंड माई सेल्फ टूवर्ड्स मार्शल लॉ। और इसमें अगर किसी एक फ़र्द वाहद की बदनीयती होती है तो उसमें अफवाज के बारे में बात नहीं की जाती फ़र्द वाहद में। बल्कि मेरे पास एक और आर्टिकल है जिसको मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, आज ही शेयर करूँगी। उसके जवाब में जनाब तनवीर सुल्तान साहब भी जब मौजूद होंगे शायद मैं उन्हीं से ही वो शेयर करूं कि जब हम किसी फ़र्द की बात करते हैं तो हम फ़र्द की बात करते हैं, हम आर्मी की बात नहीं करते। बेशुमार लोगों ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, वी आर वेरी बैडली डिवाइडेड एंड ओवर रूल्ड। सर मैं इस मामले से तो अब निकलते हैं कि ज़ाहिर है 3 घंटे के लिए आपने अपने घर में एक दावत भी करनी है, और दावत में अगर 200 लोग हैं, एक शादी है जिसमें 1000 लोग शामिल हैं, तो शामिल होने से लेके उस तमाम के तमाम इज्तिमा के निकलने तक इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम। और ख़ास तौर पे अगर कंटेनर्स भी लगे हुए हैं और सड़कें भी ब्लॉक हैं तो दिस इज़ जस्ट अ ट्रैप, नथिंग मोर देन दैट। बट वॉट एवर गोज़ अराउंड दैट कम्स अराउंड। आज इनकी बारी तो कल उनकी बारी, दैट्स व्हाट। एंड इस तमाम के तमाम प्रोसेस में अगर कोई सफ़र करेगा तो ये मुल्क सफ़र करेगा। मैं सर आपसे यहाँ पे बात करना चाहती हूँ पाकिस्तान में जो वफाकी आइनी अदालत के बारे में जो तस्करा किया जा रहा था एट द टाइम, फॉर द टाइम बीइंग तो ये मौखर हो गया क्योंकि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या शराइत रखी, क्योंकि आज भी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि आइनी तरामीम करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी 2010 में हुई थी तरामीम, तो जनाब जरदारी साहब ने उनको साइन किया था एंड दैट वाज द टाइम। तब भी आर्मी को या वो चंद लोग जो रूल कर रहे थे बिहाइंड द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इट वाज टू प्लीज़ देम। इसके बारे में क्या फरमाएंगे? देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो हालिया किरदार है वो तो बड़ा काबिल तहसीन है, और ये जो आईनी तरमीम पेश की गई असम्बली में उसके बारे में एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि उसका मुसव्वदा किसी के पास भी नहीं था, ना तो वज़ीर कानून। सर अगर मुसव्वदा किस माजरत के साथ हूँ कता कलामी के लिए, अगर मुसव्वदा किसी के पास नहीं था तो आपके अटॉर्नी जनरल ने उनको तहरीर किया था। अगर मुसव्वदा किसी के पास नहीं था तो ये लिखी कहाँ गई थी, कहाँ पे इसको तरतीब दिया गया था? ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। ये ना तो ड्राफ्ट आजम नज़ीर तारड़ साहब के पास था, ना मंसूर अवान साहब जो अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान है उनके पास था, ना पीपल्स पार्टी के पास था, ना प्राइम मिनिस्टर के पास था। ये तो मुसव्वदा आपको पता है, ये तो
एक ऑफिस होता है जज एडवोकेट जनरल आर्मी का, जिस तरह हमारे हर सूबे में एडवोकेट जनरल होता है या अटॉर्नी जनरल होता है। तो ये तो मसवदा गालिबन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्राफ्ट था ये वहां से बन के आया और उसको आखिर दम तक खुफिया रखा गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ दिखाया गया, पीपल्स पार्टी को जो ड्राफ्ट दिखाया गया वो नून लीग के पास नहीं था, जो नून लीग के पास ड्राफ्ट था वो अरकान कौमी असम्बली जो थे जैसे असद उमर साहब हैं उनको जो कुछ दिखाया गया वो 1-2 पेज था, वो भी नामुकम्मल था। तो कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऐसा नहीं जिसके पास जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है वो उसके पास होता। तो ये सारे मामला को खुफिया रखा गया और मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना बिल्कुल हक बजानिब है, वो ये कहने में कि अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाती तो इसमें जो पाकिस्तानी अवाम के आईनी हकूक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक हैं, उनको महदूद कर दिया जाना था और एक तरह से जो अस्करी कुव्वतें हैं उनका ज्यादा गलबा हो जाना था। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी आज और गुज़िश्ता दिनों में किया गया है ये नहायत अफसोसनाक है। और आज भी जो सदर आसफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसका नाम है प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस ऑर्डिनेंस 2024। अब देखें कौमी असम्बली का इजलास कल परसों उसको खत्म हुआ है, उस इजलास में ये लेजिस्लेशन नहीं की गई क्योंकि अगर लेजिस्लेशन का ये मसवदा असम्बली के फ्लोर पे आता, इसने पहले सब कमेटी के पास जाना था, उन्होंने इसको पढ़ना था, इसकी अप्रूवल देनी थी, फिर इसके ऊपर डिबेट होनी थी, इसके ऊपर अपोजिशन ने अपनी राय का इजहार करना था, इसके ऊपर तनकीद करनी थी। तो हुकूमत ने एक चोर रास्ता निकाला कि वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार है कि अगर कौमी असम्बली का इजलास ना हो रहा हो तो कोई भी जो कानून मुल्क के लिए जरूरी हो उसको 120 दिनों के लिए जारी किया जा सकता है। तो उन्होंने 120 दिनों के लिए प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस ऑर्डिनेंस कल सदर साहब ने उसके ऊपर दस्तखत किए। आज वो कानून का हिस्सा बन गया और जो ही कानून का हिस्सा बना उसकी एक कापी फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा दी गई। चीफ जस्टिस साहब ने वो ऑर्डिनेंस देखा और फौरी तौर पे एक नोटिफिकेशन किया प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस ऑर्डिनेंस की जो सेक्शन 2 है उसमें ये प्रोवाइडेड है कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट में जब कोई अपील आए या मुफाद आमा का कोई केस आए उसकी समाअत करने के लिए जो बेंच बनाएंगे वो उस बेंच को बनाने के लिए जो कमेटी होगी 3 रुकनी उसमें चीफ जस्टिस साहब होंगे, उसके बाद सीनियर मोस्ट जज होगा और उसके बाद तीसरा जज जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी मर्जी से नामजद करेंगे। तो आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये किया कि उनका एक और उनके चेहरे से एक और नकाब हटी, उनका एक और नया चेहरा आज बुकला ने देखा, पाकिस्तानी अवाम ने देखा कि उन्होंने 5वें नंबर के जो जज थे अमीनुद्दीन खान, मुनीब अख्तर साहब को छोड़ के, याहिया फरीदी साहब को छोड़ के अमीनुद्दीन साहब को उस कमेटी का तीसरा मेंबर बना दिया। अब होगा ये कि जब कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का ह्यूमन राइट्स का केस जाएगा तो वो सबसे पहले ये कमेटी बैठेगी। अब कमेटी में मेजॉरिटी हो गई है काजी फाइज ईसा साहब की और अमीनुद्दीन साहब की। अब बेचारे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनका 1 वोट है, काजी फाइज ईसा साहब और अमीनुद्दीन साहब के 2 वोट हो गए। तो 2 वोटों के साथ ये फैसला करेंगे कि इस केस को भी जल्द समाअत की जानी चाहिए या इसको अभी पेंडिंग कर दिया जाए। उससे पहले जो कानून था, पहला कानून ये था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान, ये 3 जज साहिबान बैठ के फैसला करेंगे कि किसी केस की समाअत के लिए कौन सा बेंच मुकर्रर किया जाए, 3 मेंबर बेंच हो, 5 मेंबर बेंच हो या फुल कोर्ट हो या 2 मेंबर्स डिवीजन बेंच हो। तो ये देखें ये आज ही हुआ है, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ये सारा कुछ किया गया है।
और इस ऑर्डिनेंस में एक नई शर्त रखी गई है, वो शायद सेक्शन 7 है, ये मैंने अभी भेजा भी है। सेक्शन 7 में ये है कि किसी भी मुकदमे की रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है ताकि उस मुकदमे के ट्रायल में शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ये पहले ये इस तरह की कंडीशन पहले नहीं थी। तो इससे ये मालूम होता है कि तहरीक इंसाफ की कुछ पटिशनें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 9 मई के जो वाकयात हैं, 9 मई के वाकयात के ऊपर तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जी आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दें, हम भी उसमें इंक्वायरी का हिस्सा बनते हैं, आप भी इंक्वायरी का हिस्सा बने, सीसीटीवी फुटेज उसमें लाई जाए और देखा जाए ये कौन लोग हैं जिन्होंने आग लगाई, ये कौन लोग हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुंचाया। तो ये पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में, ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी तरह की बहुत सारे इलेक्शन के मामला हैं, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब ये चीफ जस्टिस साहब की मर्जी होगी कि वो अमीनुद्दीन साहब के मिलके उनकी समाअत करें या ना करें, या उनको पाइपलाइन में रख दें और ये फैसला कर दें जी कि ये बारी के हिसाब से इन मुकदमात की समाअत की जाएगी। तो ऐसा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहली मर्तबा किया जा रहा है। इस तरह दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। दुनिया के ममालिक में ये होता है कि जो मुफाद आमा का मामला हो, मसलन कोई एमरजेंसी लग जाए, फ्लड आ जाए, या खुदा ना खास्ता कोई फाइनेंशियल एमरजेंसी हो जाए, तो उस नवैयत के जो मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले सुनती है और बाकी जो आम नवैयत के मुकदमात हैं उनको फिर पेंडिंग कर दिया जाता है कि इनको किसी और मुनासिब वक्त पे सुन लेंगे। तो इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हुकूमत चाहती है कि अपनी पसंद के, अपनी मर्जी के फैसले, जब तक काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। आज 21 सितंबर हो गई है, उनकी रिटायरमेंट में 1 माह और 3-4 दिन बाकी रह गए हैं। अभी 2-3 दिन में ये पता चल जाएगा कि वफाकी हुकूमत नए चीफ जस्टिस के लिए नोटिफिकेशन 1 माह पहले जारी करती है या नहीं करती। बिलावल भुट्टो साहब और नून लीग के भी बाज वफाकी बुसरा ने यह बरमला कहा है कि आइंदा चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, लेकिन मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से पहले हुकूमत ये सोच रही है कि उनके पर काट दिए जाए, उनके पर काट दिए जाएं। मुझे एक बात बताइएगा, काजी फायज ईसा साहब बहुत बार इनकार कर चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता, और अगर फ़र्द वाहद के लिए ये हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप क्या समझते हैं कि ये जो वफाकी आइनी अदालत बन रही है तो देयर मस्ट बी समथिंग फॉर हिम, विल क्या इनकी कोई पोजीशन उस वफाकी आइनी अदालत में हो सकेगी टू गिव द फेवर टू जो भी रूलिंग पार्टी होगी? आप देखें दुनिया में जहां कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में क्या है, जो आर्टिकल 184(3) में है, जैसे कोई मुफाद आमा का मसला है, कोई ऐसा मसला है जिसमें बुनियादी हकूक को सलब किया गया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठती है और उसका पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बाकायदा चैप्टर है उसको पेश नजर रख के फैसला करती है। लेकिन ये आईनी कोर्ट अगर बना दी गई तो पाकिस्तान में अमली तौर पे 2 सुप्रीम कोर्ट होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट वो होगा जिसमें आम शहरियों के मुकदमात, प्रॉपर्टी के मुकदमात, लेन देन के मुकदमात, जराइम के मुकदमात सुने जाएंगे, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट वो होगी जो ये फैसला करेगी कि क्या तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया, जो 9 मई के वाकयात हैं, क्या उनके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए या नहीं, या क्या जो मखसूस सीटें हैं क्या ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, या ये इनमें बाकी पार्टियों में
बांट दी जाए, जैसा कि इलेक्शन कमीशन सिकंदर साहब ने ये बांट दी थी 23 सीटें। तो ये सारे मामला हैं। ये सर एक बात मुझे बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई को बतौर सियासी जमात पार्लियामेंट से हटा दिया और तमाम मेंबरान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर करार दिया, इसमें कहाँ तक सदाकत है? ये तो मैंने बाकायदा नोटिफिकेशन भी भेजा है, अगर पॉसिबल हो उसको दिखा दिया जाए। हुआ ये कि जो 8 जजों का फैसला था, 8 और 5 जजों का फैसला था, मंसूर अली शाह साहब ने जो जजमेंट दी 12 जुलाई को, उसको गैर मौसर करने के लिए ये तो वो आ गया जी जो प्रोसीजर एक्ट है, जिसमें वो सेक्शन 7 है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये मैंने अभी भेजा पार्टी पोजीशन, तमाम पार्टियों की पोजीशन आ गई उसमें, जो ये आ गई। इसमें देखें ये सारी पहले मुस्लिम लीग नून की हैं और नीचे जाके ये देखें जो 8 ये सीटें हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नीचे आ गया। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग इज एट द टॉप 110 के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 69, मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जो है 22 हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 5 हैं, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान 4 हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1 है ज़िया ग्रुप से, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 1 है, नेशनल पार्टी की 1 है 213। सुन्नी इत्तेहाद की 80 सीटें हैं, इंडिपेंडेंट 8 हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम। तो पीटीआई बीच में से बिल्कुल निकल गई है। इसका मतलब है जो 8 जजिस का फैसला था उसको रद्द कर दिया गया है। उसको रद्द किया है एक कानून बना के। और देखें ये अगर एक तरफ जजमेंट हो सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी सूबाई हाई कोर्ट की और दूसरी तरफ कोई कानून हो, तो फिर वो जजमेंट गैर मौसर हो जाएगी और कानून प्रिवेल करेगा। तो ये वफाकी हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ जो 7 जज साहिबान थे, उनके फैसले को इनफेक्टिव, इनफ्रक्चुअस करने के लिए एक कानून बनाया और उस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से उस पर अमल कराया गया, जिसके नतीजे में अयाज सादिक साहब ने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा कि जी अंधेर नगरी, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं अंधेर नगरी चौपट राज। बिल्कुल, आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, अंधेर नगरी चौपट राज। तो ये हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसकी जो एलाइज हैं जैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनको, और प्लस जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, जो मैं समझता हूं कि मुल्क और हमारे वतन के लिए मैं समझता हूं ये इंतहाई डेंजरस एक्सरसाइज होगी। ऐसा पहले भी किया गया, पहले पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा किया गया और एक मौके पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी ये किया गया था कि उनको भी दीवार के साथ लगाया गया। और इससे पहले यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी दीवार के साथ लगा दिया गया था। लेकिन ये ऐसा करना किसी भी हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है। उनको दीवार के साथ लगाएंगे तो अवाम की पॉपुलैरिटी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल साहब, कानून खुद से ज़ुबान से बोलेगा और मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी बारे में, इस मुल्क में जा रहा है जिनके पास हुकूमत है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके वुकला क्या कर रहे हैं? वो मतलब लस्सी पी ली है उन्होंने और लस्सी के बीच में पेड़ा खा के सो गए। वुकला ने तो कल से बाकायदा एक तहरीक का आगाज कर दिया है। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जितनी भी की गई हैं उसको सिरे से मुस्तरद किया है। मगर आपके वुकला में दरार तो है ना, आपके वुकला भी डिवाइडेड हैं ऑन द पार्टी ग्राउंड्स, नॉट दे आर नॉट यूनाइटेड फॉर द कंट्री। इसमें मेरा मौक़िफ़ यह है कि जितनी भी वुकला की तहरीकें चली हैं उसमें कसीर सरमाया इस्तेमाल किया गया है। जब इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के लिए तहरीक चली तो उसमें मुस्लिम लीग नून ने करोड़ों
या अरबों रुपए लगाए थे जो वकला में तकसीम किए गए, सियासी जमातों में तकसीम किए गए। इससे पहले जब सर फिर आपके मुझे मुझे अब अफसोस कोई नहीं है। आपने आज जब ये बहुत बड़ी बात बताई कि वो वकला में तकसीम किए गए थे, जज आपके वैसे बिके हुए हैं, वकील आपके वैसे बिके हुए हैं, तो आपको फिर चाहिए क्या? फिर ठीक है, फिर खाओ डंडे खाओ तो ऐश नाल रहो। ये तो मैंने एक ग्राउंड रियलिटी आपको बताई है कि कोई सियासी तहरीक चल ही नहीं सकती जब तक उसके ऊपर सरमाया ना खर्च किया। किसी ने वकील के बारे में कहा था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो, आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। मगर ये 21वीं सदी है और वकील भी बिके हुए हैं, आपके मुंसिफ भी बिके हुए हैं, तो फिर व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? सियासतदान भी बिके हुए हैं। ये किताब से पार्लियामेंट से मैं आप तमाम को कहती हूँ, और बल्कि जिस को चाहिए आप ये किताब ज़रूर हासिल करें। इट्स अ लिटिल इन्वेस्टमेंट। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि ये किताब ज़रूर हासिल करें। कि हम फ़ौज को कतन बुरा नहीं कहते, फ़ौज के बीच में चंद जर्नल और एक जर्नल की लिखी हुई ये किताब है। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है, और जब जनरल को पता ही है कि इन सियासतदानों ने उन्हीं के कदमों में आके गिरना है, बिट्रेयल ऑफ एन अदर काइंड, ज़रूर इस किताब को आप पढ़ें। और मैं पाकिस्तान के बच्चे को कहती हूँ, आप हमूदुर रहमान कमीशन भी पढ़ें, आप बिट्रेयल ऑफ एन अदर काइंड भी ज़रूर पढ़िएगा। ये जो इक़्तिदार है इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि इसमें मुख्तलिफ इट्स सरप्राइजिंग जो ये है। और फ़ौज के बीच में वो एक आर्टिकल था, कल रात को मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा था, मैं बल्कि उस आर्टिकल को पढ़ा भी, मैं शेयर भी करूँगी, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि तनवीर सुल्तान ही उसको शेयर करें। आप इमेजिन कीजिएगा कि फ़ौज के बीच में एक फ़र्द वाहिद आया। ये शुरू होता है जनाब अयूब ख़ान से, ज़ियाउल हक साहब, और इस्लाम के चक्कर के बीच में मतलब कुफर तोल के रख दिया उन लोगों ने। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ, एक शख्स ने पूरे के पूरे इदारे को, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। यकीनन इदारे के आला इदारा देख ही रहा है कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है। मगर झूठ बोलने का आलम यह है कि फ़ौज ने अब भी ये कहा कि इस वफाकी आइनी अदालत के ये जो 53 तरामीम हैं उन्होंने नहीं की, हालांकि इन्हीं के दफ्तर से ये तरामीम तैयार हो के आई हैं। आपके अटॉर्नी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता ये तरामीम, ये मुसव्वदा हकीकत में था क्या। तो बहरहाल अगर आप झूठ बोलेंगे तो बोइए ये फसल और काटने के लिए तैयार रहिए। बहुत शुक्रिया जनाब जलील साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? आखिर में ये आज की जो खबर आपने पढ़ी होगी, देखी होगी कि आज भी दहशतगर्दों के साथ झड़पें हुई हैं, उसमें 12 खवारिज मारे गए, हमारे 6 जवान शहीद हुए। मैंने ये जब खबर पढ़ी तो यकीन कीजिए कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। हम 1-2 हफ्ते बाद, दूसरे तीसरे हफ्ते बाद एक ऐसी खबर आती है कि कोई जवान लड़का 22 साल का कैप्टन शहीद हो गया, 24 साल का मेजर शहीद हो गया। ये सारी शहादतें खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं। वहां पे दहशतगर्द मंडला रहे हैं, लोगों पे हमला कर रहे हैं। तो इस तनाजर में जरूरत इस बात की है कि वफाकी हुकूमत ये सारे झंझट छोड़ के इस तरफ तवज्जो दे कि दहशतगर्दी को हमने कितनी जल्दी और कैसे खत्म करना है। तो इस सिलसिले में अली अमीर गंडापुर साहब ने अगर ये कहा है कि वफाकी हुकूमत सबसे पहले इधर तवज्जो दे, तो मैं समझता हूँ ये उनकी बात बड़ी जायज है। और पूरी कौम ये चाहती है कि दहशतगर्दी का मुल्क से खात्मा हो। लेकिन आप देखें कि ये अब कुछ बढ़ती जा रही है, बलूचिस्तान में भी और इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी, और आए दिन शहरियों को बेगुनाह मारा जा रहा है, जिसमें हमारी पाकिस्तानी फौज का भी जानी नुकसान हो रहा है। ये बच्चे कौम के बच्चे हैं, ये शहीद होने वाले बच्चे हम में से किसी के बहन भाई हैं, किसी के बेटे हैं। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि सबसे पहले ये मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म किया जाए, और ये पावर पॉलिटिक्स जो पावर गेम है इसको खत्म करे गवर्नमेंट। जमहूरियत
फले फूले, जिसका राइट बनता है उसको आगे आने दें। अल्लाह ताला आपका ख्वाब पूरा करे, मगर ये ख्वाब दीवाने का ख्वाब है। बहुत शुक्रिया जनाब जलीलुर रहमान साहब। किसको ताकत नहीं चाहिए? आपके वकील झूठ बोलते हैं, आपके पॉलिटिशियंस झूठ बोलते हैं, हर इक़्तिदार में रहने वाला शख्स झूठ बोल रहा है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सर।